आनंद राठी की तरफ से जो 2 कॉल्स हमें मिल रहे हैं, उसमें दोनों कॉल्स में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। पहला है आईटीसी में कल हमने देखा कमज़ोर बाजार में भी टॉप गेनर था, 3% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली थी। आज भी आप खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में 273 के पास, स्टॉप लॉस होगा 268 का और 280 के टारगेट्स के लिए आप आईटीसी में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा कॉल है आईओसी पर। यहाँ पर वीकनेस देखी गई थी, लेकिन अब एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 115 के लेवल्स के आसपास खरीदिए, स्टॉप लॉस होगा 113 का और 120 के लक्ष्य के लिए आप आईओसी में खरीदारी कर सकते हैं। और एचडीएफसी की तरफ से भी जो इंट्राडे कॉल्स हमें मिल रहे हैं, उसमें दोनों में बिकवाली करने की राय है। पहला है अशोक लेलैंड, नतीजे आए थे कंपनी के और देखिए उसके बाद यहाँ पर बिकवाली करने के ट्रेड दिख रहे हैं 117 के लेवल्स के लिए। चलिए इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे और एक आपको रिकैप भी देंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आज ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब आप समझ लेते हैं खबरों वाले शेयर्स और नतीजों के दम पर आज एक्शन कहाँ दिख रहा है, कौन कौन से नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, ये समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कल मार्केट बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आपने मेंशन किया था अशोक लीलैंड के आंकड़े आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट 25% का उछाल है, बॉटम लाइन नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट शेयर जो है, जो ट्रक की है, वो वापस से 30% आ गई है 2.5 साल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो ये ज़रूर रखिएगा जो है स्टॉक को फोकस में। HBCL का जो आंकड़े आए हैं ओवरऑल वीक आए हैं, क्योंकि एनालिस्ट एस्टिमेट्स से कम देखा गया है और उसके 2 कारण है। मार्केटिंग बिजनेसेस में भी थोड़ी लॉस हुई है और उसके कारण जो है अर्निंग्स के जो लॉसेस है उसके इम्पैक्ट जो एनालिस्ट से जो अनुमान के लेवल से उनसे कम आए हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी रहेगा फोकस में। हालांकि सारे एफएमसीजी कंपनीज इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स या जो कह सकते हैं जो दाम बढ़ी है रॉ मटेरियल प्राइसेस की, उसके कारण यहाँ पे भी जो है वीक नतीजे देखने मिले हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। देखा जाए तो पैट में लगभग 40% का ग्रोथ ज़रूर दिखा है, लेकिन एक बैंक है जो बहुत स्टैंड आउट किया है पर अंडर परफॉर्मेंस में, वो है आपके सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे जनरली देखा गया कि इस रिजल्ट सीजन में आपकी एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट सबके आए हैं, क्योंकि सबके जो है ओवरऑल बैड लोन्स जो है कम हुए। लेकिन यहाँ पे देख रहे इस कंपनी के कि जीएनपीएस एनपीएस दोनों में बढ़ोतरी हो गई है क्यों में, और जो लॉसेज हैं वो भी बढ़ चुकी है। और 43 करोड़ का लॉस था लास्ट क्वार्टर कॉरेस्पॉन्डिंग, और अब ऑलमोस्ट 50 करोड़ का जो है लॉस है। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक में जो है वीक प्रेशर देखने मिलेगा। मैन इंफ्रा जो फोकस में रहेगा, यहाँ पे थोड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हो रही थी और यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू में लगभग 26% का उछाल है और पैट में भी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। ग्रेविटा इंडिया भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 50% से ज़्यादा ग्रोथ जो है आपके आय में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 666 करोड़ का जो आय है। पैट में भी आप ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 45 करोड़ को लेकर। फिर उसके अलावा कंटेनर कॉर्प फोकस में रहेगा आखिरी स्टॉक में लिस्ट में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू में एक डिसेंट ग्रोथ देखने मिली है और पैट में लेकिन जो है एक बड़ी मूव देखने मिली है और इसमें जो है वन ऑफ्स भी इंक्लूडेड हैं। ओके, तो काफ़ी सारे नतीजे आए हैं, कुछ कमज़ोर साइड पे और कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो उसके चलते आप नज़र रखें, स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ नतीजे हमने आपको बताए, लेकिन खबरों के लिहाज से आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं ये भी समझ लेते हैं। शरद बने हुए हमारे साथ। शरद, बताइए खबरें कौन कौन सी आई कल बाजार बंद होने के बाद? पूजा, सबसे पहले आईपीओ बात करते फिर खबरें वाले दम पे शेयर्स की बात करते हैं। आज ई मुद्रा आईपीओ, जो आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जब ईयर एंड में आप साइन करते हैं, उसकी कंपनी है। मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा, इनकी प्राइस बैंड 243 से लेकर 256 रुपीज़ प्रति शेयर पे, और इन्होंने लगभग 124 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से भी जो है कल रात जो है उनकी अनाउंसमेंट आई है। इथोस आईपीओ का जो है दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन भी मिला जुला सब्सक्रिप्शन रहा है और सिर्फ 44% सब्सक्राइब हुआ है। तो ऑफकोर्स आज देखना होगा कि ये पूरा भरता है कि नहीं। और प्रूडेंट कॉर्पोरेट कंपनी, इनकी आज लिस्टिंग है और जो आईपीओ प्राइस है 630 रुपये प्रति शेयर है और कंपनी लगभग 540 करोड़ रेज की है। ये तो खबर हुई आईपीओ की। अब बात करते हैं खबरों वाले दम पे शेयर्स पे। तो सबसे पहले एफएमसीजी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले और एक रिलीफ मिलने वाला है। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट है, जो पाम तेल है, पाम ऑयल, उनकी एक्सपोर्ट बैन जो है अगले मंडे से जो है रिवोक कर दी है। मतलब अब ये बैन नहीं रहेगा। तो एक टाइप से बहुत सारा जो ऑलमोस्ट 40 से लेकर 60% तक जो एफएमसीजी कंपनीज हैं जो पाम ऑयल पे डिपेंड रहती हैं, स्पेशली इंपोर्ट्स पे, तो उनके लिए जो है एक टाइप से रिलीफ माना जाएगा। तो ये ऑफकोर्स जो है इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूज़ एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए। जाइडस लाइफ साइंस फोकस में रहेगा। आज बायबैक का विचार होने वाला है। बाइकॉन
भी फोकस में रहने वाला। उनकी आम जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स है और वाइट्रस है लॉन्च, उन्होंने एक नई दवाई को जो है कनाडा में जो है लॉन्च किया है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज आया है। उनके जो बैंकर हैं पीएन वासुदेवन जो एमडी हैं, अब वो रिज़ाइन कर दिए उस पोस्ट से, और आप कह सकते हैं सीएसआर एक्टिविटीज़ में फोकस करने वाले, तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इरोस इंटरनेशनल में कैपिटल रेज का बात है, बोर्ड ने अप्रूव किया 405 करोड़ की कैपिटल रेज किए करेंगे वारंट से, लगभग 30 रुपये प्रति शेयर वारंट के दाम है। एचएएल में भी एक टाइप से एक सर्टिफिकेशन मिली है लाइट ट्रांसपोर्ट सिविल एयरक्राफ्ट के लिए, तो एक टाइप से ये इस सर्टिफिकेशन से जो ये वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जैसे एयरक्राफ्ट। इसके अलावा फंड रेज भी फोकस में रहेगा। आदित्य बिरला का फंड रेज का एक्सपेक्टेशन है 24 मई के मीटिंग में। ओबराय रियल्टी के आंकड़े भी आएंगे और वहाँ 26 मई को वो भी फंड रेज की योजना बनाएंगे। और आइनॉक्स विंड आखिर में फोकस में रहेगा, यहाँ पे भी 24 मई में बोर्ड जो है फंड रेज की योजना करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें थी। आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट में भी देखिए एक्शन बना हुआ है। ई मुद्रा का आईपीओ आज से खुल रहा है, आज इस पर नज़र रखिए। एथोस आईपीओ का दूसरा दिन था कल, और आज आखिरी दिन होगा, और अब तक करीब 44% का भर चुका है ये आईपीओ। इसके अलावा प्रूडेंट कॉर्पोरेट की आज लिस्टिंग भी होने जा रही है। तो ये तो था प्राइमरी मार्केट पर एक्शन। लेकिन एक खबर जो अभी शरद आपको बता रहे थे, जिसके चलते आज एफएमसीजी स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, वो ये है कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर जो बैन है वो हटा दिया है। इस खबर को और ज़्यादा डिटेल में हम समझ लेते हैं और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका एफएमसीजी शेयरों पर, क्या कुछ मायने इस खबर के, ये समझ लेते हैं। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए, खाने के तेल के फ्रंट पर भारत के लिए एक बहुत ही राहत की खबर है। इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार यानी 23 मई से पाम तेल एक्सपोर्ट बैन हटाने का फैसला किया है। भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडोनेशिया से हर साल भारत 45 लाख टन पाम तेल का इंपोर्ट करता है, और जब ऐसे दौर में जो ऑलरेडी यूक्रेन और रूस जैसे देशों से सनफ्लावर की सप्लाई नहीं हो रही है, ऐसे में महंगाई एक चिंता का सबब है। ऊंचे महंगे खाने के तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर इंडोनेशिया से सप्लाई भारत में आती है, बढ़ती है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा और आने वाले समय में खाने के तेल के दाम कम हो सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया को ये फैसला क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन इंडोनेशिया में आपको बता दें कि करीब करीब 40 लाख टन हर महीने वहाँ पर पाम तेल का उत्पादन होता है, जिसमें से 15 लाख टन इंडोनेशिया की घरेलू खपत है और 25 लाख टन वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर वो एक्सपोर्ट बैन लंबे समय तक लगाते तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता और उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता। ओवर सप्लाई, एक गलट तैयार हो जाता पूरे इंडोनेशिया में। और इस वजह से हमने देखा भी कि इंडोनेशिया के काफ़ी सारे किसान वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द एक्सपोर्ट बैन वहाँ से हटाया जाए। और इसी को देखते हुए एक पॉपुलर डिसीजन लेते हुए सरकार ने फैसला किया है कि 28 अप्रैल को जो उन्होंने बैन लगाया था उस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है और 23 मई से एक्सपोर्ट बैन पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। जी, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी अहम खबर है, बड़ा ऐलान यहाँ पर होते हुए नज़र आया है और ईटी नाउ स्वदेश ने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी और उसकी खबर पर देखिए ये मुहर लगती हुई दिखाई दी है। तो आज एफएमसीजी स्टॉक्स पर आज ज़रूर इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और आज अहम नतीजे आने वाले हैं। एनटीपीसी अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है। नतीजे जो रह सकते हैं वो काफ़ी मिले जुले रह सकते हैं, लेकिन हमारे एस्टिमेट से अगर काफ़ी नीचे आए तो फिर स्टॉक में दबाव दिख सकता है। आय में हमारा अनुमान है कि 3.5% की ग्रोथ रहेगी। कामकाजी मुनाफे में हमारा पोल कह रहा है कि वहाँ पर 2.5% की ग्रोथ रह सकती है। मार्जिन सपाट ही रहेंगे 31% पर और मुनाफे में करीब 10.5% की ग्रोथ रहेगी। एक फैक्टर जो इस बार असर डाल सकता है कंपनी के नतीजे में वो ये है कि जो तीसरी लहर आई थी कोविड की, उसके चलते यहाँ पर मांग में इम्पैक्ट रहेगा, तो उसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सपोर्ट दिखाई देगा वो दो चीज़ों की वजह से दिखाई देगा। एक तो ये कि फ्यूल कॉस्ट में जो काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है उसके वजह से कंपनी के जो रियलाइजेशन है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे और मुनाफा भी इस बार जो रिकवरी हुई है कंपनी की तरफ से वो भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तो उसका भी एक सहारा मुनाफे में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक आध पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि नतीजों में रिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन अगर इस अनुमान के थोड़े नीचे आते हैं तो फिर एनटीपीसी के स्टॉक में एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अनुमान हमने आपको बता दिया।
चलिए, अब एनटीपीसी के नतीजों की बात हो गई, लेकिन ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ पर है? वेल, गुड मॉर्निंग। मॉर्गन स्टैनली ने डॉक्टर रेड्डीज पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 5,202 प्रति शेयर का। जो ग्रोथ ट्रेंड्स है वो FY23 में कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर है, जिसके कारण उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने GCPL पर अब अंडरवेट की राय बरकरार रही और लक्ष्य रखा 700 प्रति शेयर का। चौथी तिमाही के जो मार्जिन्स थे वो उनके अनुमान से कमज़ोर थे और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी एक वीक परफॉर्मेंस नजर आया। CLSA ने लुपिन पर डाउनग्रेड कर अंडर परफॉर्म की राय दी और लक्ष्य को काट कर 660 प्रति शेयर का कर दिया गया। लुपिन के लिए एक डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर रहा और मार्जिन के फ्रंट पे चैलेंजेस अभी भी मौजूद है। CLSA ने IRB इंफ्रा पर खरीदारी की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 315 प्रति शेयर का। जो टोल्स है उसमें एक शार्प रिकवरी नजर आई कोविड की तीसरी वेव के बाद। बैंक ऑफ अमेरिका ने डॉक्टर रेड्डीज पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 4,400 प्रति शेयर का। जो एडजस्टेड EBITDA है वो उनके अनुमान के मुताबिक आया और ग्रोथ मोमेंटम भी इंटैक्ट रहा। इसके अलावा JP मॉर्गन ने GCPL पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। चौथे तिमाही के मार्जिन्स जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार थे उसके कारण ड्रैग हुए और जो इन्फ्लेशन हेडविंड्स हैं वो परसिस्ट होंगी इस साल के 6 महीने तक। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। तो नतीजों पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर आई है, GCPL पर रिपोर्ट्स आई हैं, ल्यूपिन पर जो रिपोर्ट आई है उसमें डाउनग्रेड की रेटिंग आ गई है। देखिए, नतीजों के बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट वहाँ पर देखी गई थी और उसके बाद ये जो रिपोर्ट आ रही हैं वो भी कुछ एनकरेजिंग नहीं है। तो आज फिर से इसका असर ल्यूपिन के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा IRB इंफ्रा पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की इक्विटी मार्केट्स को लेकर, लेकिन कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं कि रिकवरी अब धीरे धीरे दिखाई दे रही है और क्या करना चाहिए ऐसे में ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज से तपन पटेल मौजूद हैं। तपन, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए अपना सुबह सुबह। क्या करना चाहिए आज? कमोडिटी मार्केट कैसा लग रहा है आपको? हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी आई है। पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं, किस तरह का ट्रेड वहाँ लेना चाहिए? तपन, आपको आवाज आ रही है? नहीं, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके कॉल्स हैं हमारे पास, एक एक करके आपको बता देते हैं। संपर्क उनसे वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कॉल्स हमें मिल रही है, देखिए सोने में जो एक रिकवरी आई है आज, उनका भी कहना है कि खरीदारी करके चल सकते हैं। MCX गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 50,300 के स्तर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं सोने पर। और जो टारगेट आज के लिए सुझा रहे हैं ये 50,800 का सुझा रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 49,950 का। तो ये जो हल्की रिकवरी हम देख रहे हैं, डॉलर में एक गिरावट आ रही है और अपने निचले डॉलर में कमज़ोरी देखने को मिल रही है। US डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं 102 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। उसके चलते हमने देखा कि सोने में एक रिकवरी आई और उसी में खरीदारी करने की कॉल्स भी आ रही हैं। इसके अलावा जून कॉन्ट्रैक्ट में कच्चे तेल में भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी हमने देखा कच्चे तेल में भी एक रिकवरी आ रही है, क्योंकि चीन में जो लॉकडाउन है वो रेस्ट्रिक्शंस कम करने की बात की जा रही है, लॉकडाउन ख़त्म करने की बात धीरे धीरे की जा रही है और उसी का असर हमने कच्चे तेल में भी देखा। यहाँ पर भी एक तेज़ी लौटी है। तो MCX पर खरीदारी कर सकते हैं। 8,570 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 8,290 का, ये कॉल क्रूड पर। और एल्युमिनियम में भी एक तेज़ी दिख रही है। बेस मटेरियल्स में भी MCX पर आप मई कॉन्ट्रैक्ट एल्युमिनियम खरीद सकते हैं। 241 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट होगा 246 का, स्टॉप लॉस होगा 239 का। तो कमोडिटी मार्केट में भी आज जो भी ट्रेड दिखाई दे रहे हैं वो खरीदारी की तरफ ही हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद कुछ और भी मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं बाजार पर, उस पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे आज के लिए 10 दमदार इंट्राडे कॉल्स।
नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी वरिष्ठ सहयोगी रजनी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की किंग्सटाउन में संसद के विशेष सत्र को संबोधित। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजधानी किंग्सटाउन में काल्डर रोड का नाम बदलकर इंडिया ड्राइव भारत मार्ग रखा गया। प्रधानमंत्री आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जयपुर में हो रही बैठक को वर्चुअली करेंगे संबोधित। सरकार की नीतियों और पार्टी संगठन और कार्यक्रमों पर होगी विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री 24 मई को जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। उद्योग जगत और भारतीय समुदाय के साथ करेंगे संवाद। कान फिल्म समारोह में रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट का हुआ वर्ल्ड प्रीमियर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उनके बांग्लादेशी समकक्ष ने बांग्लादेश के संस्थापक के बायोपिक मुजीब का ट्रेलर किया लॉन्च। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में पेश हुई सर्वे रिपोर्ट। अदालत ने सुनवाई सोमवार तक के लिए की स्थगित। G7 देशों ने व्यक्त की यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने पर सहमति। वहीं अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए $40 अरब के पैकेज के दी हरी झंडी। और भारत की निखत जरीन ने इस्तांबुल में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रचा इतिहास। 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी को हराकर जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। और अब सभी खबरें विस्तार से। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजधानी किंग्सटाउन में काल्डर रोड का नाम बदलकर इंडिया ड्राइव भारत मार्ग रखा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नाम बदलने से संबंधित पट्टिका का अनावरण किया। इस मौके पर सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री रॉल्फ गोंजाल्वेस और स्थानीय समुदाय के सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे का विकास कर स्थानीय लोगों के कल्याण में मददगार साबित होगा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी 2 कैरेबियाई देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल एसवीजी यानी सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और भारत कोरोना काल में सेंट विंसेंट के साथ खड़ा रहा। राष्ट्रपति ने कैरिकॉम देशों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।